क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप उन लोगों को जो अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? इज इट रियली वर्थ इट? 2021-22 तक इंडिया का जो एक्सपोर्ट था वो अराउंड 22 लाख करोड़ के आजू बाजू था, जबकि 2023-24 की फिगर अगर आप देखें तो ये था 36.21 लाख करोड़। इसका सीधा मतलब ये होता है कि हमने 3 साल के अंदर 14 लाख करोड़ का वैल्यूडेशन किया। ये क्लियरली बताता है कि दिस इज द न्यू इंडिया, दिस इज द ग्लोबल इंडिया, दिस इज द ग्रोइंग इंडिया, दिस इज द एजुकेटेड इंडिया एंड दिस इज द यंग इंडिया। एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो फ्यूचर में अगर कोई डेडिकेटेडली एंटर होता है ना तो उसको करोड़पति बना के छोड़ता है। जो रेगुलर हमारे मार्केट्स है वहां से बाहर निकल के उन मार्केट को चेक करे जहां पे पोटेंशियल बहुत सारा है, लेकिन जो दिखेगा नहीं वो बिकेगा नहीं। ये 10 साल में जितनी प्रोडक्ट हमने तैयार की ना वो हमारी 70 इयर्स की हिस्ट्री में जितनी प्रोडक्ट बनी है मेरे ख्याल से उन प्रोडक्ट कैटेगरी का 70 या 60% से 70% हिस्सा होगा। और अगर इंडिया 36.21 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहा है ऑलरेडी तो इसका सीधा मतलब ये होता है ना कि हजारों लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं। हाउ डू यू लुक एट इट, लाइक क्या ग्रोथ है और क्या होना चाहिए, एंड फॉर पीपल आर लर्निंग हाउ वैल्यूएबल इट इज? Namaskaram, welcome to Who's on Air with Kamlak Shetty and I'm joined today with हमारे बहुत ही मजले हुए इम्पोर्टर एक्सपोर्टर डायरेक्टली फ्रॉम सूरत मिस्टर अमित मुलानी। ये एक ऐसे इम्पोर्टर एक्सपोर्टर है जो ट्रेनिंग देते हैं और इस तरह का ट्रेनिंग देते हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड में आपको बनाएगा वन ऑफ द बेस्ट इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर। अमित सर जो है आज खास आपके सामने ऐसे इनसाइट्स देंगे, ऐसी बातें करेंगे। आज की जो सिचुएशन है ऑफ टैरिफ्स जो हमारे पे लागू हुआ है उस पर बात करेंगे एंड ही इज गोइंग टू टेल अस हाउ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की शुरुआत कैसे होगी और आपको पूरा एक तरीका, एक गाइडलाइन देंगे इन द प्रेजेंट चैलेंजेस ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अगर आप इम्पोर्टर या एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप ये पॉडकास्ट जरूर देखें एंड आपको एक इस तरीके से प्रोफेशनल बनाएंगे एंड बिलीव मी दिस इज समथिंग स्पेशल फॉर ऑल ऑफ अस हु आर वाचिंग दिस एंड हियर्स द एडवाइस फ्रॉम आवर गेस्ट अमित मुलानी जी। आई हैव अ गुरु इन द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस और इनका नाम है अमित मुलानी सर। इनका स्टूडेंट रह चुका हूं और फिर भी मैं पूछूंगा हु इज अमित मुलानी? First of all, thank you so much, sir, for inviting me over here. Amit Mulani, specifically education के बारे में बात करें तो मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। अच्छा। But I have started my company in export business by 2012. अच्छा। So 2012 से हम लोग 3 सेक्टर में ऑलरेडी एक्सपोर्ट में अंदर है। हमारा मेन जो काम है वो मेडिकल सर्जिकल डिस्पोजेबल एक्सपोर्ट का है। अच्छा। In 2019 we have started with the beverage product, specifically chocolate drink. And in 2023 we have started with jewelry products. अच्छा। So we are in gold jewelry, mainly studded with the diamonds. अच्छा। And since 2016 I am giving the training about the export and import to the people जो particularly इस फील्ड के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं और जिनको लगता है कि डेफिनेटली आने वाले टाइम में इंडिया वो कंट्री है जो एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर बहुत ग्रो करेगा। एंड ये बात बिल्कुल मैं भी बिलीव करता हूँ और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं ट्राई करता हूँ कि लोगों को वो इन्फॉर्मेशन दी जाए जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बारे में सही है। भारत उड़ान मिशन है आपका, जो कंपनी आप चलाते हैं, जो लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप उन लोगों को जो अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? इज इट रियली वर्थ इट? डेफिनेटली सर, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट एग्जैक्टली है क्या। एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि आप इंडिया से कोई प्रोडक्ट को बाहर भेजो और उसके सामने फॉरेन करेंसी अर्न करो। और इम्पोर्ट का मतलब होता है कि आप कोई प्रोडक्ट को इंडिया में लेके आओ और उसके सामने फॉरेन करेंसी दो। अच्छा। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फोकस होता है वो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए ऑलवेज होगा, बिकॉज कोई भी गवर्नमेंट हो अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा तभी फॉरेन करेंसी बढ़ेगा। तो इन दैट केस हमने क्या किया एक्सपोर्ट के अंदर, अगर हम थोड़े से आंकड़ा की फिगर अगर इसको हम डिटेल में चेक करें तो हमें पता चलेगा कि 2021-22 तक इंडिया का जो एक्सपोर्ट था वो अराउंड 22 लाख करोड़ के आजू बाजू था। ओके। इट इज अ 22 लाख करोड़ अराउंड। अच्छा। जबकि 2023-24 की फिगर अगर आप देखें तो ये था
36.21 लाख करोड़। ओके। इसका सीधा मतलब ये होता है कि हमने 3 साल के अंदर 14 लाख करोड़ का वैल्यूएशन किया। अच्छा। जबकि हमारी आजादी से 2021 तक हमारा जो एक्सपोर्ट था वो 22 लाख करोड़ था। अच्छा। मतलब 73 सालों में 22 लाख करोड़ और 3 साल में 14 लाख करोड़ वी हैव एडेड इनसाइड अवर एक्सपोर्ट जर्नी। ये क्लियरली बताता है कि दिस इज द न्यू इंडिया, दिस इज द ग्लोबल इंडिया, दिस इज द ग्रोइंग इंडिया, दिस इज द एजुकेटेड इंडिया एंड दिस इज द यंग इंडिया, जो कि आज पूरी दुनिया के अंदर अपने एक्सपोर्ट को लेके बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगर हम इंपोर्ट को देखें तो इंपोर्ट की फिगर भी कुछ इसी तरह से मिरेकल है। अच्छा। आप अगर 2021-22 के इंपोर्ट की फिगर्स देखें तो उसके सामने पिछले साल के जो इंपोर्ट की फिगर है वो 57 लाख करोड़ के आजू बाजू है। मतलब उसमें भी तकरीबन हमने 20 लाख करोड़ का वैल्यूएशन किया। अच्छा। तो अपॉर्चुनिटीज इनसाइड द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट अगर मैं बोलूं इंडिया से तो ये डेफिनेटली एब्यूडेंस है। अगर कोई बंदा अपने आप को डेडिकेटेडली सब्जेक्ट के अंदर एंटर करवाए, मतलब प्रॉपर मैनर में चीजों को समझ के, तो मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट या इंपोर्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो फ्यूचर में अगर कोई डेडिकेटेडली एंटर होता है ना तो उसको करोड़पति बना के छोड़ता है। कितने टाइम में? टाइम के लिए मैं नहीं बोलूंगा, मैं इसलिए ये बताना चाहूंगा क्योंकि देखिए कोई भी बिजनेस को समझना और उसको अडॉप्ट करना ये हर एक व्यक्ति की एबिलिटी के ऊपर है। सेकंड नंबर पे आता है कि आप कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरी में डील कर रहे हो, राइट। एंड थर्ड नंबर पे आता है कि आप बिजनेस को किस हाइट तक लेके जाना चाहते हो और उसके लिए आपका विजन क्या है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर आप डेडिकेटेडली इस बिजनेस को प्रॉपर मैनर में समझे और समझ के अगर काम करें तो एक्सपोर्ट के थ्रू आप 2 से 3 साल के अंदर भी आप अपनी जर्नी जो है उसमें करोड़पति बन सकते हो। इट माइट बी पॉसिबल दैट 4 से 5 साल भी लगे, लेकिन अगर प्रॉपर मैनर में फॉलो किया जाए तो ये पॉसिबिलिटीज हायर है कि विद इन 5 ईयर यू कैन बी अ करोड़पति। प्रॉपर मैनर आप सिखाते हैं, प्रॉपर तरीके आप सिखाते हैं, लेकिन इसमें जितने मेरे कुछ पहचान के देयर हैज बीन बैड एक्सपोर्ट्स। कुछ कंट्री में ऐसा कि उन्होंने सामान भेजा है लेकिन वहाँ का जो इम्पोर्टर ने उनको पेमेंट नहीं की है। यहाँ के अपने कुछ बॉडीज है जैसे DGFT वगैरह है, वो कभी कभी रिस्पॉन्ड नहीं करते। आई अंडरस्टैंड, आपने बताया कि हमारे फिगर्स बहुत अच्छे हैं फिलहाल, वेयर वी हैव चेंज द गेम ऑफ एक्सपोर्ट्स एब्सोल्युटली इन अ शॉर्ट वाइल ऑफ टाइम बिकॉज द गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग इट वेरी वेल। बट कुछ दोस्तों का कहना है कि जैसे बैड एक्सपोर्ट हुआ है, पैसे नहीं आए, दे स्टिल क्वेश्चन कि आपका पैसा क्यों नहीं आया, बिकॉज दे थिंक इट इज फॉर सम रीजन कि पैसे इसलिए नहीं आए कि दैट मनी कैन बी मिसयूज्ड आल्सो, राइट। तो आपका क्या कहना है इसके कि व्हाट शुड पीपल डू टू हैंडल प्रॉब्लमेटिक एक्सपोर्ट? अच्छा, सबसे पहले कमलाक्ष भाई मैं शुरुआत करूंगा स्पेसिफिकली आपने जो एक सवाल पूछा कि कितने टाइम में बन सकते हैं। तो मैंने जो बताया कि प्रॉपर मैनर में अगर बिजनेस को फॉलो किया जाए तो ये हो सकता है। तो हम एक्सपोर्ट की जो जर्नी है ना उनको जनरली मैं मानता हूं कि 4 पार्ट के अंदर डिवाइड करके पहले आप उसको समझे। सबसे पहली चीज होती है ये कि आपको किस प्रोडक्ट में डील करना है, आप किस प्रोडक्ट में जाना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा उसको और एक्सपांड करता हूं सब्जेक्टिवली ताकि क्लियरेंस ज्यादा मिले। देखिए इंडिया ने पिछले साल 2023-24 के डेटा के मुताबिक 11,589 प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट किए। अब ये 11,589 जो मैं प्रोडक्ट बोल रहा हूं ना वो HS कोड है, मतलब ये इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स हुए। अच्छा। अब ये 11,589 प्रोडक्ट का आप पूरा एनालिसिस करेंगे तो आपको एक बात बहुत क्लियरली समझ में आती है कि टॉप जो 1500 प्रोडक्ट्स है वो इसलिए इतना ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ है क्योंकि वो इंडिया का फोर्टे है। ये हम कर सकते हैं इसलिए एक्सपोर्ट हो रहा है। जैसे आप राइस पकड़ लो या मैंगो पकड़ लो, आप 2000 के बाद की प्रोडक्ट में जाएंगे या 1500 के बाद की प्रोडक्ट में जाएंगे, आपको यहां से मिरेकल फिगर्स चेक करने को मिलेंगे जहां पे कई प्रोडक्ट ऐसी है जिनका एक्सपोर्ट आज से 5 साल पहले कुछ भी नहीं था और पिछले 5 साल में ये 50 करोड़ 100 करोड़ या 200 करोड़ पे गया। अच्छा। इसका मतलब ये होता है कि ये प्रोडक्ट आने वाले टाइम में 1000 करोड़ या 5000 करोड़ तक भी जाएंगे। इसका जो पोटेंशियल है उसके हिसाब से। अब मान लीजिए कि आप 2000 से 5000 की जो प्रोडक्ट है उनको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे कंपटीशन कम है एंड डेफिनेटली इन दैट केस उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट मार्केट की है उनको समझ के अगर आप वर्ल्ड वाइड मार्केट को डाइवर्सिफाई करेंगे तो आप देख पाएंगे कि बहुत आसानी से आप उन मार्केट में एंटर कर पाएंगे जहां पे ऑलरेडी चाइनीज प्रोडक्ट बिकती है। अच्छा। अब ये चाइनीज प्रोडक्ट बिकती है उसके सामने हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं इसके ऊपर मैं आगे आता हूं।
लेकिन मैं जो फिगर पे था उसके ऊपर थोड़ा और डिटेल में जाऊंगा कि आप 5,000 से नीचे की प्रोडक्ट देखिए जो 11,000 तक जाती है। ये वो प्रोडक्ट कैटेगरी है जिनके अंदर इंडिया ने पिछले 3-4 साल में ही कुछ अपने आप में एक्सपोर्ट चालू किया और जहां पे धीरे 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 हम दुनिया भर के कई कोनों में पहुंच रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। व्हाट इज द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द मार्केट? अब देखिए, इंडियंस का ये माइंडसेट पहले से रहा है कि जहां पे सब काम करते हैं ना, आप वहीं पे एक्सपोर्ट करो। हाँ, दुनिया में 237 कंट्री के अराउंड कंट्रीज है, इनमें से 196 इकोनॉमीज है। मैं आपको प्रिसाइजली बताता हूं, आप मैंगो के फिगर निकाल के देखो। मैंगो हमने लास्ट ईयर कितने कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया था, एंड यू विल फाइंड आउट दैट कि हमने 59 कंट्रीज में मैंगो एक्सपोर्ट किया था। कोई स्पेसिफिक मंथ भी आप पकड़ लो। दुनिया में कंट्री इकोनॉमी के तौर पे 196 है। जनरल आप अगर जॉइंट कंट्रीज पकड़ लो तो ये टोटल 237 है, और हमने एक्सपोर्ट मात्र 59 कंट्री में किया था। इसका मतलब कितने ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर आज तक शायद हमने मैंगो को पहुंचाया भी नहीं है। अगर मान लीजिए कि हम डाइवर्सिफिकेशन करेंगे ही नहीं, तो बड़ा ऑब्वियस बाकी कंट्री को कैसे पता चलेगा कि हमारे पास इतनी सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स है। तो ये मेरा बहुत सटीक मानना है कि अब ये टाइम है कि हम अपने आप को डाइवर्सिफाई करें। जो रेगुलर हमारे मार्केट्स है वहां से बाहर निकल के उन मार्केट को चेक करें जहां पे पोटेंशियल बहुत सारा है, लेकिन जो दिखेगा नहीं वो बिकेगा नहीं। और अब हमें ये दिखाने की जरूरत है। चाइना दुनिया के हर एक कोने में माल इसलिए बेचता है क्योंकि दुनिया के हर एक कोने में उसका प्रोडक्ट दिखता है, पर इंडियन प्रोडक्ट्स दिखता नहीं है। अगर वो दिखना चालू होगा तो ऑटोमेटिकली ये काम चालू होगा। क्या कमी है हमारे में इसमें? क्यों दिखाते नहीं, क्यों अप्रोच नहीं, क्यों? इट्स वेरी सिंपल सर। देखिए, पहले तो मैंने बताया कि हम लोगों का एक ऐसा टेंडेंसी है कि जिस मार्केट के अंदर सब काम कर रहे हैं आप वहीं पे काम करो। हम लोग डाइवर्सिफिकेशन को देख नहीं पा रहे हैं, या तो हमको ऐसा लगता है कि अगर कोई मार्केट के अंदर ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट बिक रही है तो वहीं पे जाओ, वहां पे बेचना चालू करो, आपके लिए आसान होगा। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जिस मार्केट में ऑलरेडी प्रोडक्ट बिक रही है वहां पे आपके लिए स्ट्रगल बढ़ता है बिकॉज कंपटीशन है। बट आप नए मार्केट को टैप करें तो वहां पे इनिशियल फेज पे स्ट्रगल थोड़ा हो सकता है, लेकिन आगे फिर आपका कोई कॉम्पिटिटर उस मार्केट में नहीं होगा, तो यू कैन विन दैट गेम। तो मैं जो जहां से शुरुआत की थी वहां पे वापस आता हूं कि पहला स्टेप होता है प्रोडक्ट को प्रॉपर मैनर में सिलेक्ट करना। मैं ये नहीं बोलता हूं कि कोई भी प्रोडक्ट आप पकड़ लो एंड वो एक्सपोर्ट हो सकता है। आप प्रोडक्ट का एनालिसिस पहले करो कि ऑलरेडी ये प्रोडक्ट में वर्ल्ड वाइड मार्केट क्या है, मार्केट की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, और उनके कल्चर के हिसाब से अगर आप प्रोडक्ट को डेवलप करते हो तो आप अपनी प्रोडक्ट को दुनिया के कोई भी कोने में बेच सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज कॉल्ड द डेटा एनालिसिस, दैट यू नीड टू डू द प्रॉपर एनालिसिस दैट क्या हो रहा है, कहां पे हो रहा है और मेरे लिए मार्केट क्या है। सेकेंड नंबर पे आता है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब होता है कि आपके ऊपर कोई भरोसा क्यों करे, आपसे कोई माल खरीदे क्यों। और जब मैं बात करता हूं पर्टिकुलरली प्रिपरेशन की, तो यहां पे 5 चीजें प्रिपरेशन में हमें हमेशा फोकस करनी चाहिए। सबसे पहला आपका वेबसाइट। अगर आपका वेबसाइट नहीं होगा तो आपके ऊपर भरोसा नहीं होगा। सेकेंड नंबर पे आपके सोशल मीडिया पेजेस। आज की डेट में कई बार मैं लोगों से बात करता हूं, सो पीपल आर जनरली सेइंग दैट सोशल मीडिया पेजेस से थोड़े बाहर आते हैं, एंड आई वाज लाइक बॉस कौन से जमाने में जी रहे हैं। सोशल मीडिया इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहां पे आप दुनिया के कोई भी कोने में पहुंच सकते हैं जहां पे इंटरनेट है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बट ऑब्वियस विदाउट सोशल मीडिया आप रीच नहीं कर पाएंगे। जो आपने पूछा ना, हम पहुंच क्यों नहीं रहे हैं, बिकॉज सोशल मीडिया को हम प्रवृत्ति से बहुत यूज कर रहे हैं, लेकिन जहां पे मार्केटिंग की हम बात करते हैं ना, तो वहां पे हमारा इतना यूज है ही नहीं, और आपको इंडियन प्रोडक्ट्स का रील नहीं दिखेगा। तो दैट्स व्हाट द इशू। जनरल रील्स हम बनाते हैं लेकिन ये नहीं करते। थर्ड नंबर पे आपका ब्रोशर रेडी होना चाहिए, क्योंकि बायर कभी भी आपसे ब्रोशर मांग सकता है। अच्छा। अगर ब्रोशर नहीं है तो भी बट ऑब्वियस इन दैट केस वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। चौथे नंबर पे आता है आपका कंपनी वीडियो। लाइक सामने वाला बंदा जब आपकी कंपनी वीडियो को देखे, और बट ऑब्वियस इसके अंदर सारी की सारी वो डिटेल्स दी गई हो जो पर्टिकुलरली आपकी कंपनी इंफॉर्मेशन को दिखाती हो, जिसमें लाइव कैमरा के एक्शंस है, जहां पे आपकी प्रोडक्ट दिखती है, उनका मैन्युफैक्चरिंग दिखता है, आपके फेसेस दिखते हैं। डेफिनेटली सामने वाले को आपकी हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आपकी वीडियो से, कंपनी के प्रॉपर वीडियो से डेफिनेटली आपके ऊपर भरोसा करेगा। एंड फिफ्थ नंबर पे आता है आपका ईमेल। अब देखिए फॉरेन कंट्री में ईमेल कल्चर ये बहुत कॉमन कल्चर है। हम लोग ईमेल से दूर भागते हैं, लेकिन आप देखिए बड़ी बड़ी कंपनियों के कॉल सेंटर में आपको कॉलिंग नंबर नहीं दिखेगा, दैट इज द ईमेल ओनली।
राइट। दैट आप हमें ईमेल करो, हम उसके ऊपर आंसर करेंगे। सो हमें ये समझना पड़ेगा कि जितना ईमेल हमारा प्रोवोकिंग होगा उतना प्रॉपर मैनर में हम कस्टमर को पहुंच पाएंगे। तो स्टेप ये है सर कि पहले आप डेटा एनालिसिस करो एंड आइडेंटिफाई करो आपको क्या करना है, मतलब कौन सी प्रोडक्ट में और कहाँ करना है। अगर ये एनालिसिस नहीं करेंगे ना आप, तो डेफिनेटली ये कभी भी आप समझ ही नहीं पाएंगे कि मैं जिस मार्केट में एंटर कर रहा हूं क्या ये मेरे लिए सही मार्केट है कि नहीं है। और देखिए सही मार्केट में एंटर होना बहुत जरूरी है। अब ये डेटा एनालिसिस कहां से होता है, यही क्वेश्चन था मेरा। अब देखिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा बैंक आप गूगल कर लीजिए, देयर इज अ गवर्नमेंट वेबसाइट। ये पर्टिकुलरली गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है जिनके ऊपर आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डेटा मिलता है। एंड दिस इज moc.government.in। आप खाली गूगल करो एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा बैंक, आपको डायरेक्ट लिंक मिलेगा मंथली एंड ईयरली का, जहां पे कौन सा प्रोडक्ट कौन से साल में कितनी क्वांटिटी और कितनी वैल्यू में गया, एवरेज वैल्यू में, उसका क्लियर डेटा है। और मैं जो बोला 11,589 प्रोडक्ट हमने एक्सपोर्ट किए थे, ये मुझे कोई सपने में नहीं आया है, ये वही डेटा का एनालिसिस है। अच्छा। और आप इस डेटा एनालिसिस को खाली देखेंगे ना, मैं आपको गारंटी देता हूं आप ऐसी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे जहां पे आपका कभी ध्यान नहीं गया होगा, लेकिन ये प्रोडक्ट पिछले 5 साल में इंडिया से बहुत तगड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट हुई। बट इसका वर्ल्ड वाइड मार्केट आप देखो तो ये कई गुना बढ़ा है। अच्छा। एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। वुलन के नाइट वियर जिनका लास्ट ईयर इंडिया ने एक्सपोर्ट अराउंड 92,000 रुपीज का किया था। इट इज अ 92,000 ओनली, इट इज अ रुपीज। आई एम टॉकिंग वुलन नाइट वियर। अभी ये वुलन नाइट वियर का पूरे वर्ल्ड के अंदर आप इंपोर्ट देखो तो लास्ट ईयर इसका टोटल 30-100 करोड़ का इंपोर्ट था। अच्छा। तो Why is India lagging फिर इसमें? Yeah, absolutely. हमारा वूल नहीं बनती है? नहीं, बिल्कुल सब पॉसिबल है, लेकिन हमें पता नहीं है कि वर्ल्ड वाइड मार्केट इतना बड़ा है। आप किसी को भी पूछो कौन सी प्रोडक्ट में डील करना है, यू विल फाइंड आउट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, यू विल फाइंड आउट क्लोथिंग्स, यू विल फाइंड आउट जनरल प्रोडक्ट कैटेगरीज, लाइक इट माइट बी वी कैन से रेडी टू ईट फूड, या तो फिर जो पैकेज फूड है। हम लोग उन्हीं प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं जहां पे इजीली जिनकी एक्सेसिबिलिटी अवेलेबल होता है। बट ऑब्वियस हम उन प्रोडक्ट पे डील करते हैं जहां पे अल्टीमेटली थोड़ा सा आप अपना वैल्यू एडिशन करके प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हैं। तो इसका दुनिया भर की मार्केट बहुत बड़ा है, और इस मार्केट को समझ के अगर हम आगे बढ़े तो डेफिनेटली ऐसी हजारों प्रोडक्ट है जिनमें आने वाला टाइम इंडिया के लिए बट ऑब्वियस बहुत ही बेहतरीन होगा, और जहां पे इंडिया अपने एक्सपोर्ट को दुनिया भर के अंदर मतलब एंड तक पहुंचाएगा, और अल्टीमेटली आपकी प्रोडक्ट दुनिया भर के हर एक कोने में इस तरह से पहुंचेगी जिससे आपका वेल्थ बढ़ेगा। एंड ये पर्टिकुलर एक मैनर होता है जहां पे आप एक्सपोर्ट के बिजनेस में एंटर होते हैं। पहला डेटा एनालिसिस प्रॉपर करें, भले उसके लिए 4 से 6 महीना लगे, आप लगाओ, लेकिन इसको प्रॉपर करो, यू विल फाइंड आउट मिरेकल प्रोडक्ट्स। इसके बाद आता है आपका प्रिपरेशन। एक बार आपको पता चल गया कि मुझे ये प्रोडक्ट में डील करना है तो प्रिपरेशन प्रॉपर करो। प्रिपरेशन अगर आपका प्रॉपर होगा और बायर आपको ढूंढते हुए आपके पास आएगा तो वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर पाएगा, या तो आप बायर को ढूंढ के उसके पास जाएंगे तो आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर पाएंगे। एंड डेफिनेटली इन दैट केस सामने आपका प्रेजेंटेशन पूरा दिख रहा है तो उसको ना ट्रस्ट करने का और कोई रीजन मुझे नहीं दिखता। पर इंडिया में प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताऊं, ये मेरा पर्सनल व्यू है कि मैं जितने लोगों से बात करता हूं ना, ज्यादातर पीपल आर आस्किंग मी दैट सर बायर का डेटा दे दो बाकी हम देख लेंगे। अच्छा, खाली डेटा मांगते हैं आपसे। और ऐसे नहीं होता, हम ये समझते ही नहीं है कि बायर का डेटा मिलने से धंधा होता तो आपको वॉल्जा एंड डॉलर बिजनेस से मिलता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि डेटा मिलना या तो लेना गलत बात है, पर डेटा के ऊपर काम करने से पहले आप अपना प्रिपरेशन तो चेक करो। आप सिंपल सोचो कमलाक्ष भाई कि अगर आप जापान से कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हो और किसी कंपनी ने आपको अगर कोई डिटेल दिया हुआ है तो क्या गूगल के ऊपर आप उसको रिव्यू नहीं करेंगे? सही आप गूगल पर गए और कंपनी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो आप उसके साथ धंधा करेंगे? नहीं करेंगे। दैट्स व्हाट द बिगेस्ट इश्यू विद अस कि हमको प्रेजेंटेशन में कुछ नहीं करना है, हमको धंधा बड़ा चाहिए। तो पहले इसीलिए मैंने बताया कि प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद आता है आपका जो प्राइसिंग पॉइंट होता है वो। देखिए इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर बेसिकली आपका कस्टमर 3 चीजें देखता है। एक आपका प्राइसिंग पॉइंट होता है, दूसरा टाइमली डिलीवरी होता है, एंड तीसरा वो क्वालिटी जो आपने बोला वो उनको प्रोवाइड करे। देखिए क्वालिटी की बाबत में ये बिल्कुल मैं मानता हूं कि उसमें कोई भी तरह का मतलब इधर उधर नहीं चलेगा। इट इज 99%, 100%, इट मस्ट बी 100%, इट इज नॉट 99%।
ये क्वालिटी की बात है, जो बोला है वो आप दीजिए, लोअर क्वालिटी बोला है तो लोअर दीजिए, सुपर बोला है तो सुपर दीजिए, जो बोला है वो दीजिए। सेकेंड नंबर पे जो बोला है उस टाइम पे दीजिए, अगर आपने उस टाइम पे नहीं दिया ना तो भी कस्टमर आगे जाके आपसे बिजनेस नहीं करेगा। एंड थर्ड नंबर पे जो मैंने आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि प्राइसिंग है। अब देखिए ये प्राइसिंग के अंदर कई बार लोग ये पूछते हैं कि क्या प्राइसिंग कंपैटिबिलिटी है हमारे लिए, एंड मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैनी टाइम इट हैपन दैट कि हमें फंडामेंटल्स ही नहीं पता होते और इसलिए हमको लगता है कि हमारा प्राइसिंग ज्यादा है। अच्छा, चाइना के सामने प्राइसिंग की कंपटीशन अगर हम करें तो कई ऐसे सेक्टर्स है जहां पे हम प्राइस कंपटीशन कर सकते हैं। अब देखिए चाइना के सामने अगर कर सकते हैं ना तो दुनिया के बाकी के कंट्री भूल जाओ, क्योंकि बट ऑब्वियस इन दैट केस आप बाकी के सामने तो कंपेटेबल है ही। नाउ हाउ कैन वी डू दैट? यहाँ पे बेसिकली हमें 4 चीजें समझने की जरूरत है। सबसे पहला कि एक्सपोर्ट में कोई भी जीएसटी नहीं लगता, तो आपका एक्सपोर्ट जो बिलिंग बनता है वो विदाउट जीएसटी बनता है, या तो अगर आपको अच्छा। जीएसटी के साथ बनाना है तो आपका जीएसटी रिबेट होता है, मतलब कस्टमर को कोई जीएसटी नहीं लगता। पहले तो कस्टमर को जीएसटी ही नहीं लगता, इसका मतलब सीधा होता है कि उसके लिए प्रोडक्ट सस्ता हो गया। उसी एक्सपोर्ट पे आपको गवर्नमेंट रॉड टैप देती है, इट इज द रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस लिवाइड ऑन द एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट्स। और मान लो कि ये आपका 1.5% है और उसी एक्सपोर्ट पे आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल रहा है जो आपका मान लो कि 3% है या 2% पकड़ लो, तो 2 + 1.5 ये 3.5% हुआ, जो कि गवर्नमेंट आपको गवर्नमेंट रिबेट के तौर पे दे रही है। जीएसटी मैं साइड में रखता हूं, इट इज 3.5%। मतलब अगर मैं 100 रुपए का प्रोडक्ट 100 में किसी को बेच दूं तो भी गवर्नमेंट मुझे उसके सामने 3.5 रुपीज दे रही है। मतलब हम इतने मार्जिन में तो लोकल में धंधा करते हैं जितना गवर्नमेंट बेनिफिट दे रही है। आपकी मार्जिन की तो बात ही अलग रही, वो तो आप अपने आप से ऐड करो। इसमें चौथी चीज आप ऐड करो, अगर वो कंट्री फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में आता है तो बट ऑब्वियस इन दैट केस सामने वाले को ड्यूटी 0 या तो ड्यूटी कम। अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू अगर उसको एक्सपोर्ट करें तो वहां पे उसको प्राइस कंपेटेबिलिटी और अच्छे से मिलता है। दैट्स व्हाई आई सेड दैट कि जो बेसिक स्टडी होनी चाहिए ना, जो फंडामेंटल स्टडी, हमारा ये स्टडी पक्का नहीं है। अगर इसको पक्का करे, बाकी जिनका पक्का है ना वो दुनिया भर के अंदर धंधा कर ही रहे। ये जो फिगर मैंने आपको बताया 36.21 लाख करोड़, ये अभी तो नहीं हुआ होगा, बहुत सारे लोगों ने एक्सपोर्ट किया है। तो ये इसी की बदौलत हुआ कि इनके फंडामेंटल्स बहुत क्लियर है कि कहाँ पे बेचना है, क्या बेचना है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर ये हम समझे तो मुझे नहीं लगता कि एक्सपोर्ट के अंदर सफल होना कोई भी सो जो एक्सपोर्ट करना चाहता है वो ही शुड डू हिज होमवर्क, राइट? एब्सोल्युटली। एंड एक बात है, वापस मेरी पहले वाले सवाल पे जाता हूँ जहाँ पर ये था कि कुछ लोगों ने जो पेरिशेबल गुड्स को सप्लाई किया इंटरनेशनली, पैसे नहीं आए उसके या तो उनको बेवकूफ़ बनाया, तो उसलिए काफ़ी लोग फिर बैकआउट होते। जैसे काफ़ी सारे स्कूल्स अभी बने जो विच इज़ टीचिंग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इन अ सर्टन वे, बट पीपल आर फेलिंग बैडली, और फेलिंग इसलिए हो रहा है कि दे आर नॉट गॉट द राइट इम्पोर्टेड आउट देयर। तो उसके लिए गवर्नमेंट किस तरह बचाती है? आपने और एक बात में इसी सवाल को एक ऐड करके आप उसका भी एक जवाब दीजिए। रोड टैप जो आपने बोला, ये सिर्फ एक ही बार नहीं होता ना, यू नीड टू डू मल्टीपल एक्सपोर्ट, उसके बाद आपको रोड टैप वैल्यू कलेक्टिवली दिया जाता है, इजंट दैट सो? नो, रोड टैप आपका हर एक शिपिंग बिल के अंदर इंडिविजुअली आता है। अच्छा, ये आपकी चॉइस है कि कलेक्टिवली आपको उसको लेना है या आपको हर एक शिपिंग बिल के बाद लेना है। बट पीपल आर जनरली वी कैन से टेकिंग आफ्टर अ नंबर ऑफ बिल्स, बिकॉज छोटा छोटा अमाउंट इकट्ठा होता है, तो डेफिनेटली इन दैट केस एक साथ आप लेंगे तो उसका यूज कर पाएंगे। मिलता हर एक शिपिंग बिल के अंदर है। और डेफिनेटली इंडियन गवर्नमेंट अभी 85 प्रोडक्ट कैटेगरीज में 85 HS कोड में चैप्टर में ये रोड टैप ऑलरेडी दे रही है। मेरे ख्याल से 15 या 17 चैप्टर ऐसे हैं जहाँ पे रोड टैप नहीं है। आने वाले टाइम में उसके अंदर भी इंक्लूड किया जाएगा, बट राइट नाउ बट ऑब्वियस वी कैन यूज द रोड टैप एज अवर गवर्नमेंट बेनिफिट ऑन एवरी एक्सपोर्ट। और सवाल वही पहला, हाउ डज डेफिनेटली। अब इसको मैं थोड़ा सा प्रॉपर मैनर में आंसर करना चाहूंगा। देखिए, पेरिशेबल गुड्स में पैसा फंसता है ऐसा नहीं है, पैसा कहीं पे भी फंसता है। अच्छा, इट माइट बी अ पेरिशेबल और इट नॉट माइट बी अ पेरिशेबल। द थिंग इज दैट कि पेरिशेबल में रिस्क ज्यादा है। ओके, अब ये पहले रिस्क वाले पैरामीटर पे बात करते हैं। देखिए, कोई भी पेरिशेबल गुड्स का ना एक शेल्फ लाइफ होता है। अगर आपने फार्म फ्रेश कोई प्रोडक्ट को यहाँ से एक्सपोर्ट किया, अगर आपने इसको रेफ्रिजरेटेड एक्सपोर्ट किया हुआ है रेफ्रिजरेटेड कंटेनर में, तो डेफिनेटली इसका एक शेल्फ लाइफ आपको पहले से सर्टिफिकेशन के थ्रू ही समझ में आ जाता है कि ये इतने दिन तक अच्छा रहेगा। अच्छा, इसके बाद उसके ऊपर रिंकल बनना चालू हो जाएंगे। जैसे मान लो कि आपने टमाटर भेजा, तो ना टमाटर इज अ सेंसिटिव प्रोडक्ट, उसके ऊपर रिंकल चालू हो जाते हैं बनना। तो बट ऑब्वियस आपका बायर कंटेनर खोलेगा, बोलेगा
प्रोडक्ट इज बैड, आई विल नॉट गोइंग टू गिव यू द मनी। हम्म, तो पहले तो हमें ये समझना होता है कि कोई भी पेरिशेबल आइटम में आपकी प्रोडक्ट का शेल्फ लाइफ कितना है। हम्म, अगर आपको यही नहीं पता है कि शेल्फ लाइफ इतना है तो सामने वाले को आप बांध कैसे कर सकेंगे। सेकेंड नंबर पे देखिए, इसी के अंदर एक और चीज, आप कोई भी डील करते हैं ना तो पहले आप अपना प्रोफॉर्मा भेजते हैं और ये प्रोफॉर्मा भेजने के बाद आप परचेज ऑर्डर लेते हैं। ये प्रोसेस है सर। जब तक परचेज ऑर्डर नहीं आता तब तक ये डील कंफर्म नहीं है। और अगर एक बार परचेज ऑर्डर आपने रिसीव कर लिया और उसके बाद आपने कंसेंट दिया है बिजनेस का, तो इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि अब ना तो वो बंदा ना तो आप अब ये डील में बैक ऑफ कर सकते हैं। अगर दोनों चाहे तो अलग बात हो गई। अच्छा, तो ऐसे केस में ये लीगल प्रोसेस के बेस पे आपने अपनी जब प्रोफॉर्मा भेजी तब प्रोफॉर्मा में ही आपने ये मेंशन किया हुआ है कि अगर आपने इतने दिनों में ये कंसाइनमेंट क्लियर नहीं किया तो उसके बाद इसके अंदर जो भी डिटेरियोरेशन चालू होगा प्रोडक्ट की क्वालिटी में, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो आपकी जिम्मेदारी है। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड बिकॉज आई एम सेंडिंग द गुड्स। नो, बायर की गलती मैं नहीं मानता हूं। अगर मान लो आपने माल भेजा है, आपने कहीं पे भी उसको बाउंड ही नहीं किया तो वो तो अपना टाइम लेगा। मान लो कि वो अपने टाइम लेके उसके बाद 15 दिन के बाद माल छुड़वाए तो प्रोडक्ट खराब भी हो सकता है। तो ऐसे केस में ये मेरा काम है, मुझे ये समझना होगा। और इसलिए मैं मानता हूं कि पहले तो ये हमारी समझ होनी चाहिए कि पेरिशेबल आइटम में काम करने से पहले आप ये देख लो कि इसका शेल्फ लाइफ कितना है। 2 नंबर पे जो हमने ये बात की, इसके अलावा पेरिशेबल आइटम में जब आप काम करें तो एनओसी सर्टिफिकेट बिल्कुल ले। अच्छा, सामने वाले बंदे से ये नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले कि भैया मैं जो आपको मटेरियल भेज रहा हूं इसके अंदर मॉइस्चर जो है वो 5% प्लस या माइनस हो सकता है, आप उसको एक्सेप्ट करें और मुझे एनओसी देखिए। ओके, अगर ऐसा कुछ भी होगा तो मैं एक्सेप्ट करता हूं। अब देखो, जो लोग नए आते हैं बिजनेस के अंदर, इन सबको ऑनियन या टोमेटो या बट ऑब्वियस फ्रूट एंड वेजिटेबल में काम करना होता है। इनको ये बेसिक फंडामेंटल्स पता नहीं है और इसकी बदौलत कहीं ना कहीं कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर मतलब जो इश्यू है वो क्रिएट करता है एंड उसके बाद पैसा नहीं देता। अब ये तो बातें हो गई हमारी ओर से। अब बात करते हैं इंपोर्टर की ओर से। सबसे पहली बात, आपने दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कहीं पे सुना होगा कि पैसा नहीं आया तो वो डेफिनेटली एक ही कंट्री है, इट इज द यूएई। ये इसलिए है, मैं आपको बताऊं, ये मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं बट डेटा ये बताता है क्लियरली। देखिए, वहां पे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, टर्किश, अफगानी बहुत सारे लोग हैं। अब देखिएगा, सबसे ज्यादा चीट अगर कोई करता है ना तो वहां पे जो इंडियंस है ना वो हमसे चीट करते हैं। Is it so? एब्सोल्युटली। अब आप एक बार डेटा चेक करिएगा, कंपनी के नाम चेक करिएगा, आपको पता चलेगा मोस्टली इंडियंस आर देयर। But what the reason of cheating? मैं वही बता रहा हूँ। देखिए, अब क्या है कि कोई बंदा चीटिंग करता है, वो गलत तरीके से करने की कोशिश अब पहले से वो दिमाग में लेके नहीं बैठा होगा। आज कोई बंदा यूएई के अंदर गया, उसने अपना सेटअप लगाया और सेटअप लगाने के बाद जब उसने काम चालू किया तो उसको पता चला कि रहने का खर्चा यूएई के अंदर हर मंथ का आप देख के अराउंड 50-60,000 से लेके 1 लाख रुपए तक जाता है। अभी इनिशियल मंथ में उन्होंने काम चालू किया, अगर एक आध कंटेनर के अंदर उनको लॉस हुआ, अब वो लॉस को बियर करने के लिए आगे उनके पास और अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अपॉर्चुनिटीज यही है कि बिजनेस से नफा करो। अच्छा। पर क्या फ्रूट एंड वेजिटेबल में इतना नफा यूएई में है? क्या लोकल मार्केट आपको इतना पैसा देता है? जब लोकल मार्केट से आपको वो नुकसान कवर नहीं होता ना, तब आप इस साइकिल में आते हैं। अच्छा, कि किसी एक के कंटेनर का पैसा जो है वो आप डुबाओ, उसके बाद दूसरा जो ऑटोमेटिक डूबेगा, उसके बाद तीसरा ऑटोमेटिक डूबेगा एंड फिर ये श्रृंखला चालू हो जाती है। मैंने ये नहीं बोलता हूं हर कोई ऐसा करता है, लेकिन आप जितने केस में पैसा गया देखेंगे ना, उसमें या तो लालच है एंड या तो फिर ये साइकिल है जहां पे बंदा वहां पे रुका है एंड कहीं ना कहीं वो फंसा है। मेरे पास केस स्टडी है इसलिए मैं ये बोल सकता हूँ। तो बट ऑब्वियस इन दैट केस, आप जब भी किसी को माल दें तो ऐसे केस में नेकेड उधारी का यूज ना करें। ये जो ओपन क्रेडिट है ना, ओपन क्रेडिट, ये हमारे लिए विश समान है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। आज की डेट में बांग्लादेश के अंदर उसकी गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया है कि अगर आप कोई भी तरह का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें तो यू विल हैव टू यूज ओनली 2 पेमेंट टर्म, एक 100% एडवांस एंड दूसरा 100% एलसी। ओके, तो आपके पास चीटिंग करने का ऑप्शन ही नहीं है। तो इंडिया क्यों नहीं कर रहा है ये? अब ये आगे आने वाले टाइम में इंडिया को भी लाना पड़ेगा, जिस तरह से चीटिंग बढ़ते जा रहे हैं। पर मुझे लगता है कि अगर सेल्फ वी कैन से हम अपना असेसमेंट करें और हम अपने आप को कहीं ना कहीं इस बात को लेके बट ऑब्वियस
शर्त में रखे कि हम जो भी धंधा करेंगे उसमें पेमेंट टर्म को सेफ रखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर आने वाले टाइम में हमें भी कोई इश्यू होगा। अच्छा, तो मैं इस बात को आपको एक बट ऑब्वियस पेमेंट टर्म के हिसाब से समझाना चाहूंगा कि देखिए, वर्ल्ड वाइड बिजनेस के अंदर 5 पेमेंट टर्म्स ऐसी हैं जो पर्टिकुलरली बहुत सेफेस्ट मानी जाती है। अगर आप इन पेमेंट टर्म को यूज करेंगे ना तो आपका एक भी रुपया डूबने का चांस नहीं है। सबसे पहला तो 100% एडवांस। मैं मानता हूं कि कुछ स्पेसिफिक अमाउंट जैसे कि $5,000 या उससे नीचे का अमाउंट हो तो आप एडवांस में काम करो, एडवांस के बगैर काम ना करो, क्योंकि अगर $5,000 आपका पार्टी आपको नहीं दे सकता है तो मुझे नहीं लगता कि वो आगे जाके 40 लाख का धंधा करेगा, 50 लाख का धंधा करेगा या तो उससे ऊपर का धंधा करेगा। सो पहले ये मांगिए। मान लो कि अगर 100% देने में उसको रिस्क है या तो अमाउंट बड़ा है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है, इट इज कॉल्ड द डीपी या तो सीएडी, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट। 50% मान लीजिए कि आपने एडवांस ले लिया या तो 30% एडवांस ले लिया, जो भी आपको परवड़ता है। बाकी का पैसा आपका बिल ऑफ लीडिंग के सामने है, पर ये बिल ऑफ लीडिंग इंपोर्टर के हाथ में नहीं जाएगा, ये उसकी बैंक के पास जाएगा। जब बैंक के पास बिल ऑफ लीडिंग पहुंचेगा और इंपोर्टर अपना ओरिजिनल बिल ऑफ लीडिंग लेने आएगा तो बैंक विल आस्क, बॉस पहले आपका बाकी का पैसा दो, बाद में मैं आपको बिल ऑफ लीडिंग रिलीज करता हूं। इट्स वेरी सिंपल। तो इट इज अ डीपी जहां पे मेरा बाकी का पैसा जो है वो उनकी बैंक के थ्रू मुझे मिल जाता है। मान लो कि अगर पार्टी उधारी मांगे, मैं ये नहीं बोलता हूं कि उधारी गलत है, बट उसमें भी आपको सिक्योरिटी रखनी चाहिए। तो यू टू गो विद द डीए, इट इज कॉल्ड द डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस वर्ड मतलब आपका जो इंपोर्टर है वो पर्टिकुलरली आपने जो 30 दिन या 60 दिन का टर्म उसको देने के लिए बोला है, उन टर्म्स के बेस पे वो एक्सेप्ट करता है कि मैं आपको आफ्टर दिस डेज आई विल पे यू। डीए जो है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, उसमें एक और बिल ऑफ एक्सचेंज जो बनता है उसका एक टर्म है, इट इज विथ रिकोर्स। अच्छा, अब ये विथ रिकोर्स जो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, इसके अंदर सामने वाली की बैंक जो है वो पार्टी से मोर्टगेज लेती है जो भी अमाउंट बाकी है उसके लिए, एंड उसके बाद आपको बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करके देती है। एग्जाम्पल, मान लो आपका 1 करोड़ का टोटल अमाउंट है, 50 लाख आपने एडवांस लिया, 50 लाख के सामने उसकी बैंक अपनी पार्टी से 50 लाख वर्थ ऑफ एनी मोर्टगेज लेगा। अच्छा, अगर कल ऐसा हुआ कि पार्टी पैसा नहीं दे पाई तो उसका मोर्टगेज जो है उसको बेच के उसका बैंक मुझे पैसा दे देगा। अच्छा, और यहाँ पे मैं जो बातें कर रहा हूँ ये इंटरनेशनल टर्म्स है, ये कोई घर की टर्म्स नहीं है। जितने भी आईसीसी के मेंबर कंट्रीज हैं सबको ये फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट इज अगेन अ वेरी लेजिटिमेट टर्म एंड वेरी सेफ टर्म। अगर आप एलसी में काम करते हो, मुझे नहीं लगता पैसा डूबने का कोई चांस है, पर एलसी के रूल्स एंड रेगुलेशन बराबर समझने चाहिए। एंड दूसरे नंबर पे एलसी किस बैंक से आया है उस बैंक के बारे में समझ के आप अपनी बैंक से बात करो कि यहाँ पे कोई लोचा लापसी तो नहीं होगा, मतलब कोई इश्यू तो नहीं होगा आगे जाके। आपकी बैंक आपको क्लियरली बताएगी कि सामने वाला बैंक जो है वो इंटरनेशनली क्लेम्ड बैंक है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप एलसी में काम करो, आपका 1 रुपया डूबने का चांस नहीं है। एंड 5th नंबर पे आता है एस्क्रो। अब देखिए ये पिछले 7-8 सालों से एस्क्रो पिक्चर में बहुत अच्छे से आया। एस्क्रो क्या होता है? एक थर्ड पार्टी पेमेंट रिसीवर होता है। अच्छा, जैसे कि आपने पेपल का नाम और पिंगपोंग का नाम सुना होगा, वैसे बहुत सारी कंपनीज है, लेकिन मैं जो ये एस्क्रो बात कर रहा हूँ ये वो कंपनीज होती है जो पर्टिकुलरली बैंक्स है। अच्छा, अब बार्कलेज ले लीजिए, आप इंडिया के अंदर आईसीआईसी बैंक ले लीजिए, आप जेपी मॉर्गन ले लीजिए, या तो फिर आप सिंगापुर बैंक ले लीजिए जिनका बट ऑफ ताज़ा पे नाम से अपना एक एस्क्रो है। ये जितने भी एस्क्रो है उनका काम थर्ड पार्टी पेमेंट को रिसीव करना होता है। मान लीजिए आप एक इंपोर्टर है, मैं एक्सपोर्टर हूँ, आपको मुझे पेमेंट करना है $5 लाख का। आप मुझे बोल रहे हैं अमित भाई मुझे रिस्क दिख रहा है। मैंने बोला कोई बात नहीं सर, मैं एस्क्रो रखते हैं, आपकी चॉइस का एस्क्रो बताओ या मैं जो कहता हूँ आप उस एस्क्रो में काम करो। मान लीजिए कि आपने बोला कि भाई ताज़ा पे को हम एस्क्रो रखते हैं, आप पेमेंट ताज़ा पे को करेंगे जो भी आपका $5 लाख है। अब जब पेमेंट ताज़ा पे पे आएगा तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि ओके पेमेंट आपका आ चुका है। अच्छा, तो मैं आपको गुड्स एंड डॉक्यूमेंट सब कुछ भेजूंगा। वंस यू रिसीव्ड द डॉक्यूमेंट्स, बट ऑफिस आपका गुड्स ट्रांजिट में होगा, आप ताज़ा पे को इन्फॉर्म करेंगे कि मेरा डॉक्यूमेंट सब आ गया है, एंड उसके बाद ताज़ा पे मुझे जो भी पेमेंट है वो ट्रांसफर करेगा। अच्छा, इसमें बहुत डेप्थ में जा सकते हैं, लेकिन मैं अभी बेसिक बताता हूँ कि इसमें ताज़ा पे जो है वो हर तरह की सिक्योरिटी देता है। अगर इंपोर्टर के तौर पे आप कुछ गलत क्लेम करेंगे तो मेरे से बात करेगा, मैं कुछ गलत क्लेम करूंगा तो आपसे बात करेंगे, और अगर उनको सॉल्यूशन नहीं मिला तो दोनों को आमने सामने बिठाएंगे। पर तब तक 1 रुपया भी उनके हाथ से नहीं जाता जब तक उनको सिक्योरिटी स्टिल समझ में नहीं आता। ये ताजा पे कुछ नया भी है? एब्सोल्युटली, दिस इज द एस्क्रो सर। देयर आर मेनी एस्क्रोस, मोर देन 70, पर ताजा पे जो है ना वो बैक किया गया है बैंक ऑफ सिंगापुर से। अच्छा, बट इट साउंड्स वेरी इंडियन नेम, इसलिए ताजा। या एब्सोल्युटली, द ओनर्स आर इंडियंस,
बट ये सिंगापुर बेस्ड कंपनी है. सो इट इज अ वेरी सिक्योरिटी मतलब. एब्सोल्युटली. एंड दिस इज द टाइम जहां पे अब लोग ज्यादातर एस्क्रो पे जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको टेंशन नहीं है, आपका पैसा उनके पास है. जब तक मैं माल भेजूंगा ही नहीं, वो पैसा आएगा ही नहीं. तो लास्ट पार्ट ऑफ द पेरिशेबल गुड्स का मैं पूछता हूँ आपसे. हाँ जी. कि पेरिशेबल गुड्स का क्या होता है कि जनरली द वैल्यू, जैसे मार्केट वैल्यू यहाँ पर है, इंपोर्टर से डिसाइड हुई कि ये अमाउंट में हम आपको मिल रहा है, और सडनली उस दिन वो मार्केट गिर जाता है वहाँ पर, तो वो बोलते हैं नहीं मुझे मार्केट कम ही मिला तो आपको पैसा कम मिलेगा. ये भी सिचुएशन, तो उसको कैसे हैंडल करते हैं आप लोग? सर देखिए, सबसे पहली बात तो ये मैं बता दूं कि जितने लोग सक्सेसफुली काम कर रहे हैं ना पेरिशेबल में, उनका फंडामेंटली प्रोसेस में एक स्टेप बहुत ही बेहतरीन उन्होंने लिया होता है, दैट सामने वाले कंट्री में अपनी खुद की कंपनी है. अच्छा, that's the best way to operate. हाँ, मान लो हम लोग पार्टनर है. आप बैठे हो दुबई में, मैं बैठा हूँ इंडिया में. आप मेरे से 10 कंटेनर मंगवाओगे, मैं आपको 10 कंटेनर भेजूंगा. ये 10 कंटेनर जो मैंने प्रोक्योर किए, उसका प्राइसिंग हमारे दोनों के बीच में बातचीत हो चुकी है. अभी आप मेरे पार्टनर और वहां पे बैठे हो, आपको तो मार्केट पता है कि मार्केट कौन सी प्राइस में खुलेगा. या तो आपके सर्टेन वेंडर्स वहां पे ऑलरेडी है जिनके साथ आपकी बातचीत हो चुकी है, क्योंकि मैंने भाव आपको ऑलरेडी आगे दिया होगा, या तो मैंने स्टोरेज में रखा हुआ है, मैंने जब माल को खरीदा तब वो कम प्राइस में था, और जब हम बेचने जा रहे हैं तब सामने वाले मार्केट में अच्छा प्राइस मिल रहा है. बरोबर. तो मान लो रमजान के टाइम पे अगर माल बेचते हो तो भाव अच्छा मिलता है. तो आप और मैं दोनों पार्टनर है, तो हम लोग जो काम करते हैं ना उसमें, बट ऑब्वियस है कभी भी आप कोई भी तरह का लॉस वहां पे नहीं करेंगे, बिकॉज आप मेरे से माल तभी मंगवाएंगे जब आपको ये कॉन्फिडेंस है कि भाव आज के जो रेट है उनसे बढ़ने वाला है, एंड जो मार्केट प्राइस से मैंने लोकल में इंडिया में खरीदा है उससे वहां पे प्रॉफिट होने वाला है. दैट्स द मेन थिंग जहां पे कंपनियां यूएई में सफल काम कर रही है. They are the ones who are working well. बट जो नए से ये जाते हैं, मैं बिल्कुल किसी पे ब्लेम नहीं करता हूं, बट यू हैव सीन मैनी एडवर्टाइजमेंट ऑन दी सोशल मीडियाज दैट हम दुबई के अंदर आपको कंटेनर करवा के देंगे, बहुत लोग करते हम हैं. ये करवा के देंगे, है ना. इन सबके अंदर कंपनी सामने उनका खुद का होता है, तो बट ऑब्वियस प्रोक्योरमेंट वो वहां से करते हैं, पर्टिकुलरली जो एरिया से कोई प्रोडक्ट मिलती है. जैसे नासिक से ऑनियन हो गया, फिर वो अपने कंट्री में इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि मान लो यूए हो गया, वहां पे अपनी कंपनी है जो आपको ऑलरेडी ये कंसाइनमेंट करवा के दे रहे हैं, एंड फिर उनका क्या होता है, 5% कमीशन फिक्स है. आपकी टोटल वैल्यू का 5% कमीशन, लॉस हुआ तो आपका, प्रॉफिट हुआ तो भी आपका. मेरा 5% फिक्स. 5 लाख रुपया अगर आपने रोका है तो मेरा 25,000 रुपया जो फिक्स है. अभी 5 लाख का 4.5 लाख हो गया तो आपको सीख मिली. अगर 5 का 25 हो गया तो 25,000 का आपका फायदा हुआ. दैट्स द गेम. अब मैं उसके ऊपर नहीं जाते हुए कंक्लूड करता हूं, तो क्या फोकस करना चाहिए जब आप पेरिशेबल में काम करते हो? पहले तो मार्केट को प्रॉपरली समझे. जिस मार्केट में आप काम कर रहे हो वहां पे इंपोर्टर्स एग्जैक्टली है कौन, ये लोकल्स है या इंडियंस है? बिकॉज इंडियंस होंगे ना तो उनको ये पता है कि अगर तुम्हारा पैसा में लेके भागा तो तुम क्या करोगे. बिकॉज इंडिया में ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है कि धंधा तो कर लिया लेकिन कल मान लो पैसा गया तो क्या करोगे, इसका जवाब नहीं है. अच्छा, अब ये तो पता होना चाहिए ना. जवाब आप कहाँ पे जाएंगे? लोकल पुलिस स्टेशन में जाएंगे, वो वहां पे आंसर नहीं करेंगे ना. सो बट ऑफिस इन दैट केस यू नीड टू अंडरस्टैंड. अब हम उसके ऊपर आगे आते हैं, पर पहले आप ये समझो कि बायर कौन है. सेकंड नंबर पे पेरिशेबल के अंदर जो कंडीशंस होती है, जो प्रोडक्ट को लेके कंडीशंस है, उसको आप भली भांति जानो और उसको अपनी प्रोफार्मा में डालो. थर्ड नंबर पे पेरिशेबल आइटम में काम करते वक्त विदाउट पीओ कभी काम मत करो. पहले पीओ लो, उनका कंसेंट लो. कल उठ के माल आपका गया पोर्ट पे और आप मान लो कि पार्टी को बोलते हो कि सर छुड़ाओ, और पार्टी बोलते हैं मैंने कब ऑर्डर दिया. ये हो सकता है ना, हो रहा है. मैंने कब ऑर्डर दिया? आपकी व्हाट्सएप चैट है, व्हाट्सएप चैट लेजिटिमेट नहीं है, तो पार्टी बोलेगा मैंने कब ऑर्डर दिया. परचेज ऑर्डर इज द ओनली डॉक्यूमेंट जिनसे ये पता चलता है कि उन्होंने ऑर्डर दिया, और वो भी मेल पे आना चाहिए. तो मेल कॉन्वर्सेशन बीन काउंटेड इनसाइड द कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट. तो डेफिनेटली पीओ के बगैर काम नहीं करना चाहिए, जो मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग करते हैं. एंड कंक्लूडेड थिंग्स में सबसे लास्ट में आता है पेमेंट टर्म्स को सिक्योर करे बिना काम ना करे. मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, दुबई में जितना भी काम हो रहा है उसमें हम लोग ये मानते हैं कि बाकी के अलावा धंधा हो ही नहीं सकता. अच्छा, मैंने कई ऐसे एक्सपोर्टर देखे हैं जो दुबई के अंदर ही एडवांस में काम करते हैं, पर उनकी प्रोडक्ट कैटेगरी अलग है. अच्छा, अब प्रोडक्ट कैटेगरी अलग है, कुछ नीश आप दे रहे हो जो मार्केट में कोई नहीं देता है, यू विल गेट 100% एडवांस. अच्छा, पर अगर आप जनरल प्रोडक्ट कैटेगरी में काम कर रहे हो तो आप 5 पेमेंट टर्म में से कोई भी टर्म सिलेक्ट कर सकते हो. सो गो थ्रू दैट टर्म्स. नो, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई भी तरह का सिक्योरिटी ब्रीच होगा.
अगर नहीं मिल रहा है आपको इस टर्म के अंदर धंधा, तो मैं मानता हूं आप उस मार्केट को छोड़ो। बॉस, दुनिया बहुत बड़ा मार्केट है, आप और मार्केट पकड़ो और मार्केट को तराशो। छोटी छोटी पॉपुलेशन में भी मैं मानता हूं कि फ्रूट एंड वेजिटेबल ऐसी प्रोडक्ट कैटेगरी है जो चलता है। अगर आप डाइवर्सिफिकेशन को देखेंगे तो यू विल फाइंड आउट द मेनी मार्केट्स जो आपकी प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं। सो काफी कंट्रीज वैसे इंडिया कैन एक्सपोर्ट इन मेनी कंट्री, कोई कहाँ पर बैन्स वगैरह है ही नहीं। एब्सोल्युटली, बैन्स की जगह पे मैं ये वर्ड यूज करना चाहूंगा, कॉम्प्लायंस। अच्छा, दैट compliance। अगर आप कोई कंट्री में एक्सपोर्ट करो तो आप ये देखो कि कॉम्प्लायंस क्या है, क्योंकि विदाउट कॉम्प्लायंस नहीं होगा। बट कॉम्प्लायंस भी देखिए मोस्टली फूड प्रोडक्ट में, फार्मा प्रोडक्ट में एंड बट ऑफ केमिकल में मैंने ज्यादा देखे हुए हैं। अदर देन दैट जनरल कैटेगरीज के अंदर इतने कॉम्प्लायंसेस नहीं आते। सो बट ऑब्वियस, अगर आप कॉम्प्लायंसेस को फोकस करें तो पूरी दुनिया आपके लिए मार्केट हो सकता है, इसमें कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। चलो, हम लोगों ने काफी पेरिशेबल की बात की, अभी एक क्वेश्चन है प्रेजेंट सिचुएशन। हाँ। ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगा दी हम्म। एंड ये स्ट्रक्चर जो बना है टैरिफ का, आई थिंक इट्स स्टिल कंफर्म तो है नहीं, बट जो भी है, हाउ विल इट इम्पैक्ट द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस? सबसे पहली बात, आप देखिए कि जब से ये टैरिफ लागू हुआ तब से लेके आज तक डिसीजन के अंदर बहुत सारे फेरफार हुए हैं। तो मैं कोई ऐसे कंक्लूजन पे नहीं जाता हूँ जहाँ पे कुछ मेरी ओर से हार्डकोर आउटपुट है। पर मैं जो देख रहा हूँ इससे क्लियर ये विजन समझ में आता है कि चाइना के ऊपर टैरिफ बढ़ाना मतलब अमेरिका अब ये चाहता है कि चाइना से जो प्रोडक्ट्स डंप हो रहे हैं पर्टिकुलरली यूएस में, वो बंद हो। सो इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है। हाँ बिल्कुल। सेकंड नंबर पे चाइना जो स्ट्रेंथन कर रहा है ना दिन बाय दिन, अमेरिका वो नहीं चाहता कि कल वो किंग मेकर बने। अच्छा। एंड अमेरिका अपनी पोजीशनिंग को होल्ड करने के लिए अब ये चाहता है कि मैन्युफैक्चरिंग हम अपने कंट्री में चालू करें। अब देखिए, पर्टिकुलर मैनर में अगर चाइना के ऊपर बैन होता है ना, या तो कोई टैरिफ बढ़ता है, तो इंडिया को इसका सबसे ज्यादा फायदा है, बिकॉज यू आर द सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड and definitely you are the youngest country in the world. So what obvious? Just sorry to cut you, but Yeah. you are the second largest manufacturer in the world. In the world. For Absolutely. multiple products. Multiple products. But because ये किसी कोई तो complaint कर रहा था, I mean in one of the chats or videos I saw कि India is not trying hard enough to manufacture as and make in India is just a face. I don't know, it is an ऑपोजिशन पार्टी की बात है। तो आपने एक बहुत नई बात बताई मुझे कि इंडिया। सर मैं ये मानता हूँ, देखिए सबके व्यूज अलग अलग हो सकते हैं। मेरा ये सिंपल मानना है कि मेक इन इंडिया को आप साइड में कर दो। अच्छा। 10 साल के अंदर इंडिया ने जितनी प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशंस किए हैं और जितनी प्रोडक्ट्स हमने बनाई है, नहीं अगर आप इन प्रोडक्ट को एक साथ इकट्ठा करें तो मुझे ये लगता है कि शायद ये 10 साल में जितनी प्रोडक्ट हमने तैयार की ना, वो हमारी 70 ईयर्स की हिस्ट्री में जितनी प्रोडक्ट बनी है, मेरे ख्याल से उन प्रोडक्ट कैटेगरी का 70 या 60% से 70% हिस्सा होगा। अच्छा। जितना हमने इनोवेशन किया है। अच्छा। एंड बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट है जो हम ये पिछले 10 साल से बाहर के कंट्री में गए, वहां की टेक्नोलॉजी देखी, हम टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करके लाए और उनसे हमने बनाना चालू किया। अच्छा। अब देखो ये जो शिफ्ट आया है उसका मैं 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ। सबसे पहले आप टॉयज देखो, आज से 5 साल पहले इंडिया टॉयज का बम्पर इंपोर्ट करता था। अच्छा। आज हम टॉयज में एक्सपोर्टर हैं, एंड वो भी सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर आफ्टर चाइना। इज इट? यस, एब्सोल्युटली। सेकेंड नंबर पे आप फार्मास्यूटिकल देखो। फार्मास्यूटिकल आज से 7-8 साल पहले हम लोग बहुत सारा इंपोर्ट करते थे। अब पिछले 7-8 साल में देखो, वी आर द वन ऑफ द लार्जेस्ट जेनेरिक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। अच्छा। इसके अलावा आप केमिकल प्रोडक्ट्स में देखो, वी हैव स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग न्यूमेरियस न्यू केमिकल्स जो पर्टिकुलरली हम पहले नहीं बनाते थे। आप टेक्सटाइल देखो, टेक्सटाइल के अंदर कई सारी ऐसी प्रोडक्ट्स है जिसमें टेक्निकल टेक्सटाइल भी इंक्लूड हो गया, जो हम पहले नहीं बनाते थे, अब हम बना रहे हैं। इसके अलावा आप ज्वेलरी देखो, ज्वेलरी के अंदर भी हम लोग जितनी भी ज्वेलरी बनाते थे वो इंडियन कल्चर के हिसाब से था। अभी पिछले 5-7-10 सालों से हमने इसके अंदर भी इंटरनेशनल टच जो देना चालू किया, तो हमारी ज्वेलरी भी ऑल ओवर द वर्ल्ड आगे बढ़ रही है। एंड डेफिनेटली इसी तरह से आप कार मैन्युफैक्चरिंग देखो, आप मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के अंदर अगर आप जाओ, ऐसे कई सेक्टर्स है जिसमें हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और हम धीरे 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 आगे बहुत अच्छा परफॉर्म करते जा रहे हैं। सो ये ट्रूथ नहीं है। मैं नहीं मानता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इंडिया हार्ड पुश नहीं कर रहा है। एब्सोल्युटली पॉलिसीज के ऊपर हम डिस्कशन नहीं कर रहे, बिकॉज पॉलिसीज किसी भी कंट्री की बदलती रहती है। अच्छा। पर फिर भी जो स्टेबिलिटी पिछले 20-25 सालों में दिखी है, मुझे लगता है आफ्टर 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, इट्स टू गुड।
और बिकॉज ऑफ द गुड पॉलिसीज आप देखिए कि आज अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग बहुत सारी प्रोडक्ट बन रही है जिनमें इनोवेशन हो रहे हैं. मेन तो इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे हम इनोवेशन करके पूरी दुनिया को अच्छी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं. पर जो फोर्स हमारी यूथ की ओर से जाना चाहिए, ये फोर्स अब धीरे 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 इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि अब जो यूथ बिजनेस के अंदर आ रहा है उनका माइंडसेट अलग है. अब जो यूथ नए तरीके से सोच रहा है, ये दुनिया घूम रहा है, ये जान रहा है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. आप देखो, आप खाली चाइना जाने वाले लोगों में आप खाली इस साल की फिगर देखो, यू विल फाइंड आउट दैट पिछले साल से तकरीबन 30% लोग ज्यादा इस बार चाइना गए. वाई? बिकॉज वी आर लर्निंग द न्यू थिंग्स. ऐसा नहीं कि चाइना हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम इंपोर्ट करना चाहते हैं, हम समझना चाहते हैं ये ऐसा क्या बनाते हैं जो इतना दुनिया के अंदर बिकता है, एंड वी आर ट्राइंग टू मैन्युफैक्चरिंग दैट, और हम सक्सेस हो रहे हैं. एंड डेफिनेटली कई प्रोडक्ट्स के अंदर तो ऐसा भी हमको देखने को मिला कि जो प्रोडक्ट चाइना से इंपोर्ट होता था उसके आधे प्राइस में हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट बना सकते हैं. पॉसिबिलिटी है 100%. तो टैरिफ इज अ बून, मतलब टैरिफ आपके लिए काफी सपोर्टिव रहेगा. एब्सोल्युटली टैरिफ इज गोइंग टू बी एन एडवांटेज, राइट? एब्सोल्युटली. मैं ये मानता हूं कि इंडिया के लिए अब टैरिफ एडवांटेज तो है ही, पर इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो अब मोमेंटम है आगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है. आप देखिए, अब यूएस ने टैरिफ बढ़ाया ना, तो इंडिया उस मोमेंटम में ऑलरेडी था कि हम लोग आने वाले टाइम में यूएस के साथ एग्रीमेंट करें, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स. अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, हाँ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में आगे हम बढ़ेंगे तो यूएस मार्केट वाइडली ओपन होगा. और तो ये यूएस इंडिया ट्रेड पॉलिसी जो है उससे काफी बढ़ोतरी होगी. एब्सोल्युटली. सो इम्पोर्टिंग, आई मीन एक्सपोर्टिंग टू यूएस आल्सो इज गोइंग टू बी अ गुड थिंग, राइट? गवर्नमेंट का टारगेट भी आप देखिए, गवर्नमेंट वांट्स कि 2030 तक हम यूएस के एक्सपोर्ट को डबल करेंगे. लाइक अगर हम पिछले साल की बात करें तो हमने 6.5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट किया यूएसए को. आने वाले टाइम में हम चाहते हैं 2030 तक ये 13 लाख करोड़ पे पहुंचे. अच्छा. एंड इसी की बदौलत तो हम लोग ये ट्रेड पैक्ट के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, उसी बातों को ध्यान में रखते हुए. और टैरिफ का हमें तो ये ज्यादा फायदा हुआ, बिकॉज अब देर आर सेवरल यूएसए बेस्ड कंपनी जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ढूंढ रही है. अच्छा. एंड दे आर आस्किंग दैट कि बॉस कोई अगर ये सप्लाई कर सकता है तो बताओ. आई एम टॉकिंग राइट अवे जब हम ये शूट कर रहे हैं, बिकॉज चाइना के ऊपर इतना टैरिफ गया, अब चाइनीज एक्सपोर्ट करेंगे तो उनको पोसाएगा नहीं यूएस इंपोर्टर्स को. एंड सो दे आर रिगरसली फाइंडिंग द सप्लायर्स फ्रॉम इंडिया. सर, आपसे काफ़ी सारी नॉलेज मिली है, राइट फ्रॉम सेइंग हाउ यू कैन स्टार्ट टू हाउ वी कैन टेक इट फॉरवर्ड, द प्रॉब्लम एरियाज उसका सोल्यूशन आपने बताया. आप खुद एक एक्सपोर्टर है. हाँ. तो इसमें आपका एक स्पेशलिटी है जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट भी आप करवाते हैं और आप ट्रेनिंग भी देते हैं उसमें. हाउ डू यू लुक एट इट, लाइक क्या ग्रोथ है और क्या होना चाहिए, एंड फॉर पीपल आर लर्निंग हाउ वैल्यूएबल इट इज, और कौन से कंट्रीज को जेम्स एंड ज्वेलरी जा सकती है? जेम्स एंड ज्वेलरी के रिगार्डिंग मैं उनके डेटा के साथ पहले शुरुआत करता हूँ. देखिए, लास्ट ईयर का जो इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट था उसका तकरीबन 8% हिस्सा जेम्स एंड ज्वेलरी से आया था. तो लास्ट ईयर के फिगर थे 2.73 लाख करोड़ जो कि इंडिया ने एक्सपोर्ट किया था जेम्स एंड ज्वेलरी में. अच्छा. इंडिया के जेम्स एंड ज्वेलरी में सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो जेम का है, मतलब डायमंड्स का. लास्ट ईयर हमारा टोटल जो एक्सपोर्ट था वो 1,26,000 करोड़ का था, जबकि ज्वेलरी के अंदर अगर हम बात करें तो डेफिनेटली 1,03,000 करोड़ के आजू बाजू हमने ज्वेलरी एक्सपोर्ट किया था. देखिए, ये ज्वेलरी के जो फिगर्स हम देख रहे हैं ना, ये बहुत मिरेकल फिगर्स है. डायमंड्स तो हम सालों से करते थे, लेकिन ज्वेलरी फिगर्स के अंदर पिछले 4 सालों से एवरी ईयर 20 to 30% का ग्रोथ दिखा. अच्छा. और इसका सिंपल रीजन ये हम देख सकते हैं कि हम लोग अब समझने लगे हैं कि दुनिया को किस तरह की ज्वेलरी की रिक्वायरमेंट है. और जब आप दुनिया की रिक्वायरमेंट को समझते हैं ना, तो ज्वेलरी इज इमोशन. फिर वो प्राइसिंग गेम में नहीं जाता, फिर आपकी डिजाइन पे जाता है. अब देखिए, अभी हम जो काम कर रहे हैं वो तो बेहतरीन कर ही रहे हैं. ट्रेडिशनल ज्वेलरी हमारी बट ऑब्वियस गल्फ मार्केट के अंदर जाता है, हमारे बट ऑब्वियस एशियन मार्केट में जाता है. बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे हम ट्रेडिशनल ज्वेलरी हम और भी बेचते हैं, जैसे कि फार ईस्ट की कंट्री पकड़ लीजिए. लेकिन जो फ्यूचर है ना, वो लाइट वेट ज्वेलरी का है. एंड बट ऑब्वियस इन दैट केस न्यू जनरेशन को लाइट वेट ज्वेलरी अच्छी लगती है. These are artificial jewelry. Not artificial. I'm talking about the real time gold silver jewelry. बट 1 ग्राम 2 ग्राम के अंदर अगर आप जाते हैं सिल्वर में, तो ये भी बट ऑब्वियस फ्यूचर इसका बहुत बढ़िया है. तो मैं इसको थोड़ा एनालाइज करके आपको बता रहा था कि ज्वेलरी के अंदर मेनली अब इंडिया का जो ग्रोथ है ना, ये 2 चीज़ों पे डिपेंड है. एक तो आप जिस मार्केट की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ज्वेलरी की डिज़ाइन तैयार करें. जैसे कि जहाँ पे लाइट वेट चाहिए वहाँ पे लाइट वेट बेचे, जहाँ पे मान लो कि प्लेटेड चाहिए वहाँ पे प्लेटेड बेचे, जहाँ पे जेमस्टोन चाहिए वहाँ पे जेमस्टोन बेचे.
एंड जहाँ पे हैवी चाहिए वहाँ पे हैवी बेचे, बट हैवी वाले मार्केट बहुत कम है. एंड सेकेंड नंबर पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि आप डिजाइन के अंदर कुछ ऐसा इनोवेशन दे जो शायद बट ऑब्वियस प्राइसिंग गेम के आउट ऑफ माइंड है. सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ दैट आप आज की डेट में इटालियन ज्वेलरी देखें, आप आज की डेट में टर्किश ज्वेलरी देखें, या आप स्पेनिश ज्वेलरी देखें, जो पर्टिकुलरली बहुत कम कंपनियां बनाती है, बट इनकी डिजाइन्स इतनी ब्यूटीफुल होती है और क्राफ्टेड होती है कि इनकी कंपनीज का टारगेट होता है कि एवरी ईयर हम 15 डिजाइन ऐसे बनाएंगे जो दुनिया में कहीं पे भी नहीं होगा. और ये जो 15 डिजाइन है ना वो मल्टीपल टाइम बिकती है और इसलिए उसका रेवेन्यू जनरेशन होता है. अब उन डिजाइन्स को पर्टिकुलरली जब आप खरीदते हैं तो आप प्राइस नहीं पूछते, क्योंकि वो डिजाइन ही इतना ब्यूटीफुल है कि आपको खुद से अच्छा लगा, आपके पास पैसा है, आपने खरीद लिया. सो ये जो ब्रांड वैल्यू बनती है ना वो डिजाइन से बनती है. सो नाउ वी हैव टू एंटर इनटू द ब्रांड वैल्यू. अगर ब्रांड वैल्यू बनता जाएगा तो बट ऑब्वियस खरीदी भी ऑटोमेटिकली. इट्स अगेन अ प्रोसेस, क्रिएटिंग अ ब्रांड इज अ प्रोसेस, आपको वक्त लगेगा. सर मुझे नहीं लगता, बट ज्वेलरी में डिजाइन से ब्रांड बहुत जल्दी बनता है, उसमें वक्त नहीं लगता. अच्छा, आप सिंपल समझिए, इनोवेटिव रहना चाहिए. एब्सोल्युटली, दैट्स व्हाट. सी, मैं कोई एक प्रोडक्ट बना रहा हूं और ब्रांड मुझे बनाना है तो मुझे मार्केटिंग करना पड़ता है, बट मेरा प्रोडक्ट ही बट ऑब्वियस सबसे अलग है, सबसे नीश है, तो मुझे उसको बेचने की जरूरत नहीं है, मैं रिप्रेजेंट करूंगा और ऑटोमेटिकली उसका डिमांड आता जाएगा. सर आपका जो बातें हैं, मैंने काफी सारी इंपॉर्टेंट बातें की, हाउ टू स्टार्ट, वेयर टू गो, प्रॉब्लम एरिया सॉल्विंग, जस्ट अ सी ऑफ नॉलेज. अभी मुझे नहीं लगता कि एक पॉडकास्ट में इसका मेरा काम होने वाला है, या मतलब नॉलेज शेयरिंग वुड हैपन. बट वन थिंग फॉर पीपल हु वांट टू बी एक्सपोर्टर इंपोर्टर, एक ऐसी बात बताए जो आखिरी हो लाइन, एंड आई लाइक टू सी यू अगेन सर इफ यू हैव द टाइम. एब्सोल्युटली. आप एक लाइन बताइए कि व्हिच वर्क्स फॉर अ कॉमन मैन जो चाहता है कि इस लाइन में आए विदाउट प्रॉब्लम्स. व्हाट आर द एरियाज? डेफिनेटली मैं बाकी लोगों को कहना चाहूँ कि ही इज एक्सेलेंट टीचर एंड ही कैन गाइड यू स्टेप बाय, एंड इज प्रॉब्ली वन पर्सन जो कभी भी फोन उठा लेते हैं, विच इज सो नाइस. हमें ना आप इतने बिजी हो कि आपने खुद के बिजनेस प्लस एज ए टीचर ये फोन उठाते यार, और ही सेंड सम मैसेज. दैट्स द ब्यूटी ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर एंड अ टीचर. एक बात बताइए सर, क्या है जो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट? वो बात पे जाने से पहले मैं एक पॉइंट हमारा अधूरा था उसको एंड करता हूं. मान लो कि कल आपका पैसा फंसा या तो कुछ भी हुआ और आपको लगता है कि मेरी ओर से सारी चीजें बहुत प्रॉपर मैनर में फॉलो की गई थी, लेकिन फिर भी मेरा पैसा फंसा, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले अगर आपका कहीं पे भी पैसा फंसता है तो आप डीजीएफटी को कांटेक्ट करो. डीजीएफटी को कॉल करने की जरूरत नहीं है, आप कॉल पे बात ना करे चलेगा. डीजीएफटी का ग्रीवेंस सेंटर है जहां पे ऑलरेडी ये टैब दिया हुआ है कि अगर कोई भी इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में कोई भी कंप्लेन है, आप अपना कंप्लेन वहां पे लॉन्च कर दो. ये कंप्लेन दिल्ली हेडक्वार्टर से आपके जो रीजनल हेडक्वार्टर पे वहां पाएगा, फिर रीजनल हेडक्वार्टर पे आपका हियरिंग होगा, और हियरिंग के बाद इसके आगे के सॉल्यूशन के अंदर आपको कैसे बढ़ना है उसमें डीजीएफटी आपको हेल्प करेगा. तो बड़ा ऑब्वियस है, डीजीएफटी ये बिल्कुल करता है और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. तो डेफिनेटली इन दैट केस मैं मानता हूं कि आप ट्राई करें एंड देखिए कि किस तरह से वो हेल्प मिलती है. मान लो कि आप उनसे नहीं जाना चाहते हो, तो देयर आर सेवरल एजेंसीज जो कि आपका डेब्ट रिकवर करके देता है. अच्छा, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, इट इज अ MAH. इट्स अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इट्स अ प्राइवेट बॉडी? नो, इट्स अ प्राइवेट वन, बट दे आर डूइंग इट प्रोफेशनली. अच्छा. अब माँ इंटरनेशनल, MAH इंटरनेशनल, ये बेसिकली स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है. इनका मेन काम ही ये है, डेब्ट रिकवरी करना. अच्छा. अगर कमलेश भाई आपका सारा डॉक्यूमेंट क्लियर है, आपकी ओर से कोई गलती नहीं है और आपका बायर पैसा लेके भागा, तो डेफिनेटली इन दैट केस माँ इंटरनेशनल ये डेब्ट रिकवरी में आपके साथ आएगा और बट ऑब्वियस वो आपका पैसा निकालवा के देगा. 92% to 93% केस में माँ ने काम किया हो और पैसा ना निकला हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है. इतना लोगों का पैसा जो निकाल के दिया है, बट हमें पता ही नहीं है कि ऐसी भी एजेंसीज होती है. ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसी तो कई एजेंसीज है वर्ल्ड वाइड जो बहुत वेल नोन है और जिनका काम यही है कि आपका पैसा निकाल के देना. एंड मान लो वहां पे भी अगर काम नहीं बन रहा है तो थर्ड नंबर पे आता है, इट इज अबाउट द दिल्ली आर्बिट्रेशन सेंटर. दिल्ली एब्सोल्युटली पूरे वर्ल्ड में आईसीसी के द्वारा जितनी भी इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर मान लो कि कहीं पे भी किसी का पैसा गया है, कोई भी चैलेंजेस आई है, तो उसके लिए उन्होंने अपने 187 जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके अंदर आर्बिट्रेशन सेंटर खोले हैं. तो इंडिया के अंदर ये आर्बिट्रेशन सेंटर दिल्ली में है.
आपका कोई भी कंप्लेन है आप आर्बिट्रेशन सेंटर में डालो, वहां से आपको पूरा हेल्प आगे का मिलेगा और आप सामने वाले को शू कर सकते हो। अच्छा, तो ये अवेलेबल है प्रोसेसेस, पर हमें पता नहीं होता ना, इसलिए शायद हम उसका फायदा नहीं उठा पाते और हम लोग सोचते हैं पैसा गया तो कुछ सीखे। पर मैं मानता हूं सीख के अगर करेंगे ना तो आपका एक भी रुपया डूबेगा नहीं। और जो आपने बताया था पंच लाइन, वैसे तो मैं पंच लाइन में बिलीव नहीं करता हूं, क्योंकि पंच लाइन मतलब एक स्टेटमेंट हो जाता है, तो मैं स्टेटमेंट में बिलीव नहीं करता हूं। बट मैं आपको जो पूरा पिक्चर है ना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, उनमें सफलता कैसे मिलती है उनके बारे में थोड़ा मतलब एंड करता हूं। सबसे पहले आप ये अपने माइंड से पूछो कि आप कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर कंफर्टेबल हो। ओके, जहां पे आप कंफर्टेबल हो आप उसको सर्च करो, डेटा एनालिसिस करो, एंड यू विल फाइंड आउट दैट कि ओके ये वाला प्रोडक्ट मेरे लिए काम कर सकता है या तो मैं इसके अंदर आगे बढ़ सकता हूं। सेकेंड नंबर पे एक बार आपने एनालिसिस प्रॉपर कर लिया तो आप ये देखो कि कौन से मार्केट में मुझे बेचना है और वहां पे कौन से कॉम्प्लायंस चाहिए। अगर आप ये क्लियर है कि मुझे ये मार्केट में बेचते वक्त ये कॉम्प्लायंस चाहिए, तो थर्ड नंबर पे आता है आपका प्रिपरेशन। आप प्रॉपर मैनर में प्रिपरेशन करो, जो मैंने 5 चीजें बताई। अगर ये पांचों 5 चीजें आपकी रेडी हैं तो फोर्थ नंबर पे आता है अब बायर को हंटिंग करना चालू करो। जैसे ही बायर हंटिंग चालू होगा ना आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, बिकॉज बायर विल आस्क यू द क्वेश्चन। जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसका एक प्रिपरेशन होता है और वो प्रिपरेशन के हिसाब से नेक्स्ट बायर को वो आंसर करता है। धीरे 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 आप बायर्स के आंसर ऑन द स्पॉट देना चालू करेंगे एंड धीरे धीरे बायर आपके ऊपर ट्रस्ट लेते आएगा। आने वाले टाइम में जब बायर आपके सामने खड़ा होगा ना आपको समझ में आ जाएगा ये इतने सवाल पूछने वाला है। अच्छा, और जब अपफ्रंट आंसर्स आपके होते हैं तो डेफिनेटली इन दैट केस वो आपके पॉकेट में आने के चांस पूरे हैं। तो ये हो गया अल्टीमेटली लास्ट पॉकेट पे, जहां पे बायर को हंट करते वक्त आपकी अगर सारी पहली प्रिपरेशन रेडी है तो डेफिनेटली नो वन कैन डिफीट यू। एंड इसके लिए चाहिए 3 बेसिक चीजें जो मैं 3P के लिए बोलता हूं। पहला होता है इट इज कॉल्ड परसिस्टेंस। रोज थोड़ा थोड़ा काम करते रहना है। अच्छा, इसको छोड़ना नहीं है। छोड़ा ना तो गैप आएगा, गैप आएगा तो पकड़ नहीं पाएंगे। सेकेंड नंबर पे आता है पेशेंस। पेशेंस मतलब धीरज। ये कोई रातों रात का बिजनेस नहीं है। कोई भी अगर ऐसा बिलीव करता हूं कि एक्सपोर्ट मतलब तुरंत पैसा कमा लेंगे तो मैं इसमें बिलीव नहीं करता हूं, ये पॉसिबल नहीं है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है स्पेसिफिकली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आगे बढ़े और सफल हो। एंड थर्ड नंबर पे आता है योर प्रिपरेशन, जो मैंने ऑलरेडी पहले बताया। अगर ये 3 चीजें आप बिलीव करते हैं तो मेरे वर्ड्स मैं अभी भी ये बोलता हूं कि अगर आपने प्रॉपर मैनर में सिस्टम फॉलो किया, अगर चीजों को अच्छे से समझा, तो 2 से 3 साल या मैक्सिमम 5 साल में आप करोड़पति बन सकते हैं। ये इतना आसान सब्जेक्ट है, ये मैं बिलीव करता हूं। और ये मैं इसलिए बिलीव करता हूं क्योंकि ये प्रोसेस है। अगर प्रोसेस नहीं होता ना तो हाइपोथेटिकली बातें करते। ये हाइपोथेटिकल बातें नहीं, ये प्रोसेस है। और अगर इंडिया 36.21 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहा है ऑलरेडी, तो इसका सीधा मतलब ये होता है ना कि हजारों लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं। राइट। अगर हजारों लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं। अगर मैं नहीं कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं कुछ तो मिस कर रहा हूं, और अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूं तो मुझे पहले वो स्टडी करना चाहिए। अगर वो के लिए आपके पास आना चाहिए वो बट ऑब्वियस ये आपकी चॉइस है। I highly recommend you and we are going to put all the details about सर it. इसके साथ मैं एक छोटी बात ये भी बताना चाहूंगा कि रिसेंटली माय टीम, अमित मुलानी एंड टीम, जो कि हमारा एक और वेंचर है, हम लोगों ने ये चालू किया है काम। मुझे ये पता है कि पेन है ना वो कुछ इस तरह का है कि लोगों को काम करना है। अच्छा, मान लो उसको प्रोडक्ट भी पता है लेकिन वो एनालिसिस पार्ट जो है ना वो प्रॉपर कर नहीं पाते हैं, और इसी की बदौलत डिमोरलाइज हो जाते हैं। और ज्यादातर हम सुनते हैं एक्सपोर्ट का काम चालू किया था लेकिन बीच में छोड़ दिया। तो बट ऑब्वियस उस बात को ध्यान में रखते हुए हम कुछ मॉडल पे काम कर रहे हैं, जहां पे मैं चाहता हूं कि आने वाले टाइम में कोई भी बंदा अगर प्रॉपर मैनर में किसी प्रोडक्ट के ऊपर काम करना चाहता है ना, तो मैं उसको ऐसा एक रिपोर्ट प्रोवाइड करूं कि वो खाली रिपोर्ट के थ्रू जाए ना तो उसको समझ में आ जाए कि मुझे इतनी चीजें करनी है। अगर मैंने इतना कर लिया ना तो मेरा पहला स्टेप जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। आपने प्रोसेस बना दिया। एब्सोल्युटली। सो वी आर ऑलरेडी इन द प्रोसेस एंड डेफिनेटली अगले 4 से 5 मंथ में हम इस प्रोसेस को बट ऑब्वियस ऑनबोर्ड करके लेके आएंगे, ताकि इंडियंस एंटरप्रेन्योर को ये बेनिफिट मिले कि वो किसी भी प्रोडक्ट का एनालिसिस पूरा देख के फिर आगे बढ़े, ताकि वो अपना पहला स्टेप प्रॉपर ले पाए। और बाकी अगर कहीं पे भी कुछ अटके तो डेफिनेटली मी एंड माय टीम इज हियर, वी कैन हेल्प यू। बट आपने सही बताया ये पॉडकास्ट बट ऑब्वियस 1 घंटे में खत्म नहीं होने वाला है। तो नेक्स्ट टाइम हम चाहते हैं कि लोग ये देखकर और सवाल पूछे, और उस सवाल के आधार पर आई वुड लाइक टू सी यू अगेन। एब्सोल्युटली सर, ये बहुत परफेक्ट है। और
अमित सर, आपका जो कंपनी का नाम है भारत उड़ान मिशन इज समथिंग विच रेजोनेट्स विद मी. मुझे अच्छा लगता है कि बिकॉज हम भारत को वही देश बनाएंगे जो था पहले हो. एब्सोल्युटली. एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर. आपने सूरत से आए, अपना वक्त निकाला और आपके बिजी स्केड्यूल से निकाल. सो आई एम सो ग्लैड यू हियर एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू टू यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड डेफिनेटली नॉलेज शेयरिंग के लिए अगर आप कभी भी बुलाएंगे तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल. यस, अगली Thank बार you मैं so ना एक 3 साल के बच्चे जैसे आपको सवाल पूछूंगा. 100% सर. एकदम बेसिक से पूछो. We'll get into more basics about what we can do. Definitely. Thank you so much, sir. थैंक यू. थैंक यू अमित सर फॉर शेयरिंग. आपने जो भी बातें की ये हमारे जो अपकमिंग इम्पोर्टर एक्सपोर्टर के लिए इतनी बड़ी नॉलेज बैंक बनने वाली है. आप जितने भी लोग देख रहे हैं, हम चाहते कि आप इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें. हम चाहते कि हमारे इम्पोर्टर्स एक्सपोर्टर्स इस देश में बढ़े. एंड दैट्स वाई I want you all to watch this and we'll definitely come up with something more for all of you with Amit Mulani sir. He has many answers to be given. Please do write a note. आप लिखिए नीचे और बताइए आप किस बात पर हमसे अगला पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं. Thank you so much.